साथियों, अभी जिनका भी आरआरबी जेई और टेक्नीशियन का पेपर है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके पेपर के लिए। तो पेपर से पहले आज का ये वीडियो आप जरूर देख लेना। बिल्कुल बहुत ही कम समय में आपको ये क्लास करवाएंगे, तो क्विक रिवीजन एक छोटा सा समय आप इस वीडियो पे जरूर दे लेना। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना अभी साइंस के, वो सारे क्वेश्चंस पे एक नज़र डाल के आप पेपर से पहले जाना ही जाना। चलिए तो बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा ये आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित डेगाना खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, राजस्थान में स्थित जो ये डेगाना खान है विश्व प्रसिद्ध, ये किसके लिए फेमस है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना टंगस्टन। देखिए, टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। टंगस्टन को W से संकेत किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल क्विक रिवीजन, फटाफट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों करेक्ट है प्लेटिनम को। याद रखना, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। अगला, सफेद स्वर्ण यानी सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए, सफेद स्वर्ण के नाम से भी प्लेटिनम को जाना जाता है। यहां भी आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। साथियों याद रखना, वायुयान के निर्माण में जो धातु प्रयुक्त होती है वह है पैलेडियम। कौन सी धातु है, आप बोलोगे सर पैलेडियम है, जिसका उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। अगला, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी कैडमियम के प्रदूषण से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। तो इटाई से, यानी कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है, याद रखिएगा इटाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना का रासायनिक नाम क्या है। अब आप सभी को पता है गैलेना कांच यानी लेड का अयस्क होता है और इसका रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड। याद रखना, ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि कंफ्यूजन होता है, जैसे कि लेड सल्फेट दे रखा है, लेड ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम सल्फेट तो होगा ही नहीं। तो यहाँ लेड सल्फाइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पाइप यानी कांच का जो पाइप होता है वो पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, क्यों। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होता है क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। अगला है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है। तो देखिए, सामान्यतः ट्यूबलाइट में जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस है। तो एक तो ऑर्गन होता है और ऑर्गन के साथ होता है मरकरी वेपर। याद रखिएगा, ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर को भरा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है, किस प्रकार की विशेषता होती है, तो उच्च संचालन शक्ति होती है। याद रखिएगा, पारे का जो संचालन शक्ति होता है वो उच्च होता है। आगे देखिए, सोने का निष्कर्षण, ठीक है, सोना Au, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है। तो भाई सोने का जो निष्कर्षण है वो किससे किया जाता है, ये इसका अयस्क क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सेल्वेनाइट और केलावेराइट, ये दोनों ही सोना का अयस्क है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लूनर कास्टिक रासायनिक नाम है किसका। देखिए, लूनर कास्टिक जो है ये किसका रासायनिक नाम है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। याद रखिए, लूनर कास्टिक जो है ना साथियों, ये सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक नाम होता है। किसका भाई, तो सिल्वर नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साइनाइड विधि जो है ना किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, चांदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है। इनमें से चुनना है कि कौन एक धातु है। साफ साफ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में जिंक है, तो भाई जिंक
धातु है, बिल्कुल करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जिंक। वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? देखिए इनमें से वो कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो तांबा और सोना साथियों, देखिए पैलेडियम और प्लेटिनम ये सिल्वर रंग का होता है, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम जो है आपका सिल्वर रंग का ही होता है, लेकिन तांबा और सोना जो है ना ये सिल्वर रंग का नहीं, ये तो येलो होता है ना, हल्के पीले रंग का होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी तांबा और सोना। क्वेश्चन नंबर 15, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो देखिए हरा थोथा या हरा कशिश जो है ना ये किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? तो स्टील को कठोर करने के लिए उसमें मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, मैग्नीज की मात्रा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए लोहा का जो शुद्ध रूप है वो क्या है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना लोहा का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है साथियों पिटवा लोहा, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिटवा लोहा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या होता है? देखिए पोटास एलम जो होता है ये पानी के शोधन में उपयोगी होता है। इसका कारण क्या है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। याद रखना पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट है बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? अब बॉक्साइड जो है ये याद रखना एल्युमिनियम का अयस्क है, और बॉक्साइड का रासायनिक नाम पूछा है तो क्या होता है? हाइड्रेट एल्यूमिना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो देखिए बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण है वो साथियों विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, विद्युत अपघटन के द्वारा। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक इनमें से कौन सा है? देखिए राइट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्यों? ध्यान से देखिए खाने का जो नमक है ये बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि साथियों सोडियम क्लोराइड के मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है, इस कारण। याद रखना सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता होती है, इस कारण। याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो भाई 5वें आवर्त में पूछा है साथियों, तो देखिए 18 तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता किसमें होती है? देखिए करेक्ट है नियॉन में, ऑप्शन नंबर डी नियॉन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक अक्रिय गैस, ठीक है, एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है साथियों परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला किसी तत्व को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम कौन सा है? तो यह है साथियों न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। यहाँ करेक्ट आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो देखिए नोदक या रॉकेट में पूछे ना, नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम ईंधन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है हाइड्रोजन। याद रखेंगे हाइड्रोजन करेक्ट है। अग्निशमन यंत्र में देखिए अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का साथियों, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस लिए? देखिए सोडियम कार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है आग की गर्मी प्राप्त करके, वो जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जित करता है, इसी कारण। ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को
प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रोड्यूसर गैस। अगला है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रभावित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो देखिए, अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो गैसीय मिश्रण होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं साथियों जल गैस। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। भापांगर गैस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है, क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है। देखिएगा, क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस बनाने की विधि डीकन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्लेटिनम के चूर्ण का। राइट है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम चूर्ण। कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो भाई ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेस। ऑप्शन नंबर ए जाइमेज याद रखेंगे। परम शून्य ताप क्या है। देखिए, परम शून्य ताप यानी जो कि -273 डिग्री होता है, याद रखना। और ये क्या है परम शून्य ताप, तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी इससे कम तापमान नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, तो दाब व ताप दोनों ही बढ़ता है। ठीक है, जब किसी गैस को दबाते हैं तो क्या होता है, दाब व ताप दोनों ही बढ़ते हैं। देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सभी। अगला, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था। साथियों, हाइड्रोजन जो है ना, यह सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो इसको कहा था हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है, तो याद रखिए सोडियम नाइट्राइट है ना। सोडियम नाइट्रेट नहीं साथियों, सोडियम नाइट्राइट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। देखिए, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो याद रखिए विखंडन अभिक्रिया से। ऑप्शन नंबर बी। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किससे, तो भाई एक सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड। अवतल लेंस किसके दोष के लिए यानी किस दृष्टि दोष में प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं साथियों, निकट दृष्टि दोष के उपचार में करते हैं ना। तो देखिए, राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिका या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे सभी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता की कमी क्या कहलाती है। साथियों, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिए इसको प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रेस बायोपिया। फोटोग्राफिक कैमरे को या का कौन सा भाग है जो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो देखिए फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा फिल्म। नेक्स्ट है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो साथियों किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी राइट है, विवर्तन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ध्रुवीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है साथियों व्यतिकरण। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
साथियों याद रखना, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल उतनी ही रहेगी, क्योंकि दाब बढ़ने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, याद रखना, दाब बढ़ने से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, वह कौन सा थर्मामीटर है? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है वो सक्षम है 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए। खाना पकाने वाले बर्तनों के नीचे का हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? देखिए करेक्ट आएगा, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसी कारण राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो साथियों देखिए, किसी भी वस्तु की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पिंड के द्रव पर निर्भर करती है, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कोई पिंड ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो किस प्रकार से? तो देखिए, कोई भी पिंड है जो ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करेगी, कब? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वो काला और खुरदरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम के दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? मान लेते हैं एक पेंडुलम दोलन कर रहा है पृथ्वी पर, और उस घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? सुस्त हो जाएगी ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जल सतह की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा? तो यदि केश नली का व्यास को दोगुना कर दिया जाता है, याद रखिएगा, इसमें चढ़ने वाली जो जल होती है सतह की ऊंचाई से आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? ध्यान से देखिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक, जैसे ही लेटेगा क्षेत्रफल बढ़ेगी और क्षेत्रफल अधिक होने से दाब में कमी होगी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो याद रखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आगे देखिए, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो इसमें जो है ना कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम साथियों, ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम जिसे बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा में ज्योति की इकाई क्या है? यहाँ पर ज्योति, देखिए ज्योति का इकाई आपसे पूछा है, भौतिक मात्रा में क्या होता है? तो याद रखिए लक्स होता है, लक्स है ना, लक्स। अगर यहाँ पर आपसे ज्योति तीव्रता पूछता तो कैंडला हो जाता। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए आपको चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई, ये बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है ना देखिए, ऊष्मा की इकाई सेल्सियस, ये गलत है। सेल्सियस तापमान को मापता है ना, ताप को, टेम्परेचर को। ऊष्मा की इकाई तो क्या होती है? ऊष्मा की इकाई बिल्कुल जूल होती है। तो ये जो है ना देखिए, ये आपका गलत है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का एसआई यूनिट होता है साथियों न्यूटन। याद रखिएगा, बल और भार दोनों का ही जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? आप बोलोगे सर न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई घूर्णन करती हुई गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज का जो कोणीय वेग है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए कम हो जाएगा, कोणीय वेग जो है वो कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना, बताना हमें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आप 65 में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।